गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि टेलीग्राम को टेम्पररी बेसिस के ऊपर बैन कर दिया गया है। अब परसों यानी कि 21 जून को नीट का पेपर है। उसके बाद अगले दिन जो है आपका टेलीग्राम वापस से चलने लग जाएगा। पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है। वो ये है कि क्या एक पेपर लीक को रोकने के लिए पूरे के पूरे टेलीग्राम को बैन कर देना जरूरी है? देखो, भारत में लगभग 15 करोड़ लोग हैं जो टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर पेपर लीक रोकना है या फिर कुछ ऐसे लोग रोकने हैं जो बच्चों से पैसे हथिया रहे हैं कि हाँ, हम आपको पेपर लीक वाला दे देंगे, जबकि पेपर लीक हुआ भी नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ों को रोकना है तो कुछ अकाउंट्स क्या बैन नहीं किए जा सकते क्या? सिर्फ और सिर्फ बैन ही एक एकमात्र ऑप्शन है क्या? आप उन लोगों को रोकिए जो इस तरह से लीक के अंदर इन्वॉल्व है, उनको पकड़िए। अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेही है उसको तय करिए। अब यही मुद्दा एक्चुअल में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गया। अब एक तरफ सरकार है, एक तरफ है टेलीग्राम। सरकार ने देखो टेलीग्राम के ऊपर बहुत बड़े आरोप यहाँ पे लगाए हैं। सरकार ने ये बोला है कि भाई देखो, जो टेलीग्राम है ना, वो आज के समय आपके साइबर क्रिमिनल, फ्रॉड नेटवर्क, आपके टेररिस्ट, आपके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एग्जाम लीक ऑपरेटर, ये सब लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर पता ही नहीं लगता। बहुत ज़्यादा जो फ्रॉड्स हो रहे हैं ना आज के समय के ऊपर, वो आपके टेलीग्राम के ऊपर हो रहे हैं। और यहाँ पर अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमारी सरकार ने यहाँ पर डेटा भी दिया। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। आपको कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ हुआ हो तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें सरकार ने ये बताया कि देखो, 2 साल पहले 2023 में लगभग 75,000 कंप्लेंट्स आई थी टेलीग्राम के अगेंस्ट। आज के समय 2025 में ये नंबर बढ़ के 2.25 लाख हो चुका है। और लोगों का लगभग 3,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हुए। देखो, आप में से भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि सर, मुझे कोई इंसान ना टेलीग्राम के ऊपर कोर्स बेच रहा था, तो मैंने भी सोचा कि चलो 200 300 400 रुपए का मिल जाएगा। मैंने भी उसको पेमेंट कर दी। अब वो बंदा पता नहीं कहाँ है, मुझे ब्लॉक करके चला गया है। देखो, टेलीग्राम की दिक्कत ये है कि मतलब अनोनिमिटी है यहाँ पे। नो वन नोज कि सामने वाला पर्सन कौन है। आपने उसको पैसे दिए, आपको कोई पता ही नहीं लग पाएगा कि आप बात किसके साथ कर रहे हो। तो फ्रॉड्स तो यहाँ पे होते हैं, राइट। और सरकार ने इनफैक्ट ये भी बोला कि ये एक नए प्रकार का डार्क वेब बन गया है। डार्क वेब आप समझते हो? देखो, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक होता है आपका सरफेस वेब। जब हम बात करते हैं ना सरफेस वेब की, ये वो वेब है जो हर किसी को दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग गूगल का इस्तेमाल करते हो, याहू का इस्तेमाल करते हो या बिंग वगैरह का। ये आपके जो सर्च इंजन से, फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है कि इंडिया के पीएम कौन है, ठीक है ना, या फिर आपको कुछ और जानकारी इस तरह से सर्च करनी है। आपको सर्च करनी है कि दिल्ली में अच्छी घूमने वाली जगहें कौन सी हैं। ये सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो वेब पेजेस हैं वो सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स्ड होते हैं। ये सबको आराम से दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअल सर्च इंजन इसमें आ जाते हैं। ये होता है सरफेस वेब। पर भाई, ये दुनिया का ना केवल और केवल 4% ही है। इसके नीचे भी एक बहुत बड़ा वेब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसको हम बोलते हैं, एक होता है डीप वेब, एक होता है डार्क वेब। एक्चुअली डार्क वेब भी दरअसल में डीप वेब का हिस्सा है, पर थोड़ा अलग है। समझाता हूँ कैसे। डीप वेब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। डीप वेब ना ऐसा डेटा होता है जो आपका किसी ना किसी, हो सकता है कुछ पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड हो, जो डायरेक्टली आपको सर्च इंजन पे नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा फाइनेंशियल डेटा है। मेरा किस अकाउंट में कितने कितने पैसे हैं, मैं किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड, मेरे लीगल डॉक्यूमेंट, मेरे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ये मेरे पास हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप इसको गूगल पे सर्च करके आपको मिल जाएंगे। समझे मेरी बात को? तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं, ऐसा कंटेंट जो इंटरनेट पे तो है, पर ये सर्च इंजन की तरह इंडेक्स्ड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं डीप वेब। चलो ठीक है, ये मेजर पोर्शन होता है आपके इंटरनेट का। पर इसके अलावा एक खतरनाक वेब होता है जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब। इसको डार्क नेट भी बोल सकते हो, डार्क वेब भी बोल सकते हो। ये यहाँ पर होती है बहुत बहुत ज़्यादा अनोनिमिटी। दुनिया के जो बहुत सारे इलीगल काम होते हैं वो यहीं पर किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग्स ट्रैफिकिंग करना, ऑनलाइन जो आपका सारा सिस्टम होता है यहाँ पर होता है, क्योंकि सामने वाले की आपको जानकारी ही नहीं होती। यहाँ पर द अनियन राउटर, टीओआर ब्राउजर का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा एनोनिमिटी होती है। इनफैक्ट ऐसा बताया जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी को जो तोड़ते हैं लोग, या फिर जो टेररिस्ट होते हैं,
या फिर बिटकॉइन के अंदर जो ट्रेड करते हैं, किसी को मारने की फिरौती देनी है, वो सारी चीज़ें डार्क वेब के ऊपर होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनोनिमिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है डार्क वेब। अब सरकार का ऐसा कहना है कि देखो टेलीग्राम जो है ना, वो एक नए प्रकार का डार्क वेब बन गया है, क्योंकि यहाँ पर इस टेलीग्राम के ऊपर ये इतने सारे अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रॉड्स कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के माध्यम से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। यहाँ पर देखो टेलीग्राम ने यहाँ पे सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। देखो सर, टेलीग्राम ने ये बोला कि देखो सरकार ने हमें कुछ बोला था कि हम ये वाले अकाउंट ब्लॉक कर दो, हमने वो अकाउंट ब्लॉक कर दिए। ये पूरे 15 करोड़ लोगों के लिए टेलीग्राम बैन करने की क्या जरूरत पड़ेगी? ठीक है, आपकी बात मानते हैं कि एग्जाम लीक को रोकना है, हम आपकी बात समझते हैं कि कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, पर उसके लिए क्या पूरे के पूरे टेलीग्राम के ऊपर बैन लगा दोगे? ये तो वही बात होगी कि आपने देखा कि सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपने सड़क ही बंद कर दी कि बैन कर दो सड़क कोई। क्या ये जस्टिफाइड है? ठीक है ना? तो स्पेसिफिक कंटेंट हम ब्लॉक करने के लिए रेडी हैं। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्यों रिस्ट्रिक्ट करना? तो देखो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये मुद्दा चल रहा है। आज फ्राइडे का दिन है, आज यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट अपना जो फैसला सुनाएगा, तब हमें पता लगेगा कि कौन सही है, सरकार सही है या टेलीग्राम सही है। आप लोग किसको सही मानते हो? आप लोगों मुझे जरा कमेंट में बताना। इसके अलावा देखो यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील है वो यहाँ पे साइन हुई है, जो एग्रीमेंट है वॉर को खत्म करने का। अब देखते हैं किस हद तक यहाँ पर ये एप्लीकेबल रहती है, कब तक ये इसी तरह से थोड़ा सा पीस जो है एस्टेब्लिश होता है। तो पीस अकॉर्ड दोनों के द्वारा साइन कर दिया गया है, और अब जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है आपका यहाँ पे खुल चुका है, तो इस तरह से अब जो शिप्स हैं वो अच्छे से मूव कर पाएंगी। तो जो भी शॉर्टेज थी क्रूड ऑयल की, एलपीजी वगैरह की, उनको भी हम यहाँ पे काफ़ी हद तक हैंडल कर पाएंगे। राइट दोस्तों, डेट है आज की 19 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स हैं वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं, एंड इसके माध्यम से आपके जो 1 ईयर कोर्सेज हैं, 2 ईयर कोर्सेज हैं और 3 ईयर कोर्सेज हैं, उनके ऊपर बहुत ही अच्छे आपको यहाँ पे ऑफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इन सबको एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सब का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027। देखो, होता पता क्या है, दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पे रैंकिंग देते हैं। हम मतलब जो क्यूएस है, दैट इज क्वार्टरली सीमेंट्स, ये यहाँ पे एक एनुअल रैंकिंग होती है। हर साल ये रैंकिंग आती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है, कौन सी सेकंड पे है, इस तरह से। तो इस बार आई है क्यूएस रैंकिंग 2027। अब इसमें अगर हम बात करेंगे ना, ये देखते हैं कि अच्छा जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रेपुटेशन कैसी है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी है, रिसर्च कितना अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार मिल पा रहे हैं वहाँ बच्चों को पढ़ने के, मतलब पढ़ने के बाद उनको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये हर एक पैरामीटर को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। उस बेसिस के ऊपर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी जाती है। अगर हम बात करें दुनिया में, तो जो टॉप रैंक आया है वो आया है एमआईटी का, सेकंड रैंक आया है इंपीरियल कॉलेज लंदन और आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ये टॉप आपके यूनिवर्सिटीज है दुनिया भर के अंदर। अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में आईआईटी दिल्ली टॉप के ऊपर आया है, जिसका रैंक दुनिया भर में है 118th, और ये अभी तक की आईआईटी दिल्ली की बेस्ट परफॉर्मेंस है। पिछले साल भी अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस आईआईटी दिल्ली की थी, और इस साल भी आईआईटी दिल्ली की ही बेस्ट परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे 134 पे, आईआईटी मद्रास 180 पे, आईआईटी खड़गपुर 205, आईआईटी कानपुर 221। इस तरह से ये टॉप इंस्टीट्यूशंस आपके जो आईआईटीज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक चीज आपको मैं यहाँ बता रहा था ना कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो रिसर्च के अंदर ना हमारा जो आईआईएससी है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर है, उसको 21वां रैंक दुनिया भर के अंदर मिला है। तो रिसर्च के सेक्टर में आईआईएससी बहुत ही शानदार यहाँ पे काम कर रहा है। उसका रीजन यही है कि जो वहाँ पर जो फैकल्टीज हैं उनकी रिसर्च पब्लिकेशंस काफी अच्छी खासी हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर आईआईएससी बेंगलोर। बाकी अगर हम बात करें इस रैंकिंग में, टोटल 52 यूनिवर्सिटीज़ भारत से हैं, और यूएस की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर सेकंड यूके की, थर्ड चाइना की, चौथे पे जर्मनी की, और पांचवें पे आपका भारत आ जाता है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पे इस रैंकिंग के अंदर भारत की आई हैं। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिसर्च इम्पैक्ट इनका भी अच्छा रहा, एम्प्लॉय रेपुटेशन, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि बच्चों को रोजगार अच्छे मिल जाते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, तो इस वजह से आईआईटी दिल्ली का रैंक आपको अच्छा देखने को मिलेगा। पर एक जो बहुत बड़ी समस्या भारत की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर आई है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग की। अभी भी हम लोग जो R&D के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हमने कई बार डिस्कशन भी किया है कि ये लगभग
भारत का 0.7% ऑफ जीडीपी है, जो कि बहुत ही कम नंबर है, एक बहुत ही सब ऑप्टिमल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो हमें इसके ऊपर काम जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो भी भारत के अंदर अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैकल्टी है तो मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 60 है तो ये बुरा माना जाएगा, पर अगर एक फैकल्टी के सामने 40 बच्चे हैं ये कंपैरेटिवली अच्छा है। कम स्टूडेंट्स होंगे तो टीचर उनके ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाएगा। अगर हमने इन दोनों तीनों चीज़ों के ऊपर काम किया ना, तो भारत की यूनिवर्सिटीज़ भी टॉप 100 के अंदर यहाँ पर आ सकती हैं आने वाले समय के अंदर, और हमें उसी तरफ यहाँ पे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। आप सब लोग डिजर्टिफिकेशन समझते हो, और डिजरॉट जो है आपका सूखा पड़ना। अब आपको पता होगा कि हमने ना मतलब दुनिया भर के अंदर अडॉप्ट हुआ था यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये अडॉप्ट कब हुआ था? 1994 के अंदर, और उस दिन डेट थी जून 17। तो अब हर साल हम पता क्या करते हैं, हर साल हम लोग 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो इस बार भी हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस ये है कि लोगों के अंदर हम यहाँ पे अवेयरनेस जनरेट करें कि भाई देखो, लैंड डिग्रेड होगी या फिर सूखा पड़ेगा तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याएं हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो हमें काम करना चाहिए कि हम ऐसे स्टेप्स लें जिससे सूखा कम पड़े, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, अपनी लैंड को डिग्रेड होने से यहाँ पे बचाएं। तो इस वजह से हर साल 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो थीम थी वो ही थी रेंज लैंड्स, रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर्स। आपका डाउट ये आएगा कि सर ये रेंज लैंड क्या होते हैं? देखो, जब मैं बात करता हूँ ना रेंज लैंड की, रेंज लैंड एक जनरल वर्ड है जिसके अंदर आपके ग्रास लैंड्स आ जाते हैं, आपके सवानास, श्रब लैंड्स, डेजर्ट्स, टुंड्रा, ग्रेजिंग लैंड, ये सारे आ जाते हैं जहां पर आपकी कुछ आपके पशुओं को आप चराते हो, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से ये सारा चीजें आप कवर करोगे ना, तो लगभग धरती का 50% आपका सरफेस यहाँ पे रेंज लैंड ही यहाँ पे कवर करते हैं, और सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपके रेंज लैंड ही होते हैं। तो इनको हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, इनको हमें यहाँ पे रिस्टोर करना है। भारत के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, यही नोडल मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पे पूरा इस चीज को यहाँ पे देखती है। और इनफैक्ट ना अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सबको एक चीज पता होगी, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक आपका इनिशिएटिव है वाटरशेड डेवलपमेंट का। अब वाटरशेड क्या होता है? देखो, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लेट्स से यहाँ से एक एरिया है, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से बारिश का पानी एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं वाटरशेड। एक ऐसा लैंड का एरिया जहाँ पर सारा का सारा पानी एक कॉमन पॉइंट के अंदर जाके ड्रेन हो, उसको बोलते हैं हम वाटरशेड। तो हम चाहते हैं कि यार इन जो वाटरशेड है इसको हम यहाँ पे अच्छे से मैनेज करें, साइंटिफिक ढंग से इसको हम मैनेज करें। क्योंकि पॉइंट पता क्या है, अगर हम वाटरशेड को अच्छे से मैनेज करेंगे उससे सॉइल एरोजन भी कम होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी अच्छा होगा, वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के अंतर्गत इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो इसको भी कौन यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत यहाँ पे आता है। तो ये काम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 1400 जो नए वाटरशेड वर्क्स हैं, जिसमें आपके चेक डैम्स, परकुलेशन टैंक्स, आपके पॉन्ड्स, ये सब इनॉग्रेट किए गए इस मौके के ऊपर। इसके अलावा हमारा एक इनिशिएटिव है एक पेड़ माँ के नाम। ये मैंने कल भी डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के माध्यम से जैसे प्रधानमंत्री जी ने इसको स्टार्ट किया था, तो इसमें बात यही है कि हम धरती माँ के नाम हम एक जो पेड़ हैं वो लगाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे देश के अंदर अच्छी खासी जो हम एफॉरेस्टेशन की तरफ यहाँ पे कदम बढ़ा पाएं। तो इस मौके के ऊपर लगभग 51,000 सैपलिंग भी यहाँ पे प्लांट करी गई। फिर सिटीजन्स ने एक थीम के ऊपर प्लेज भी ली, फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, लेट अस बिल्ड अ ड्रॉट फ्री इंडिया। तो ये सारी चीजें करी गई हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2026 के अंतर्गत, राइट? आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने यूएस पैकॉम या फिर यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, यूएस की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यूएस की जो फोर्सेस हैं उन्होंने दुनिया को अलग अलग रीजन्स में बांट रखा है। अब यूएस की फोर्सेस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक है पैसिफिक कमांड के लिए, मतलब पैसिफिक रीजन के लिए,
ऐसे ही एक आ जाती है आपकी यहाँ पे यूरोपियन कमांड, एक आती है सेंट्रल कमांड जो मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के ऑपरेशंस देखती है। एक सदर्न कमांड इनकी आती है जो साउथ अमेरिका, कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका के काम देखती है। एक नदर्न कमांड है इनकी जो कि नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे डिफेंस वगैरह यहाँ पे देखती है। फिर एक अफ्रीका कमांड है, ये आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखती है। ऐसे एक स्पेस कमांड है जो स्पेस से कोई भी ऑपरेशंस वगैरह करने होते हैं उनको यहाँ पर देखती है। तो पॉइंट पता क्या है, यूएसए ने ऐसे दुनिया के अंदर अलग अलग रीजन्स के लिए अब अलग अलग अपनी कमांड्स बना रखी हैं। यानी कि किस रीजन के अंदर कौन काम करेगा, उनको कौन कौन देखेगा, उनकी कॉम्बैट फोर्सेस कैसे काम करेंगी, हर एक रीजन स्पेसिफिक उनकी यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी देखने को मिल जाती है। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सर ये करते क्या है, ये कमांड्स यूएस ने बना तो दी कि अफ्रीका के लिए अलग, पैसिफिक रीजन के लिए अलग, ये करती क्या है। देखो उस रीजन के अंदर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होगी तो ये कंडक्ट करेंगे, कोई भी आपके आपस में मिलकर अपने देशों के साथ मिलकर, जैसे कई बार इंडिया के साथ हम एंगेज, इंडिया और यूएसए एंगेज करते हैं ना, तो आपस में मिलकर साथ में मिलकर कैसे काम किया जा सकता है, तो वहां पर काम होता है साथ में। फिर यूएस आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, मेरीन कॉर्प्स, स्पेस फोर्स के कोई भी ऑपरेशंस होंगे उनके साथ यहाँ पर इनकी जो अलग अलग एरियाज की कमांड है वो कोऑर्डिनेट करती है। कहीं पर आपका डिजास्टर रिलीफ पहुंचाना होता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है, वहां पर ये काम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम इन अलग अलग कमांड्स के द्वारा किए जाते हैं। पैसिफिक के लिए अलग है, अफ्रीका के लिए अलग है, नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग है, इस तरह से। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो इंडिया के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, सुनना मेरी बात। पॉइंट पता क्या है, ये जो कमांड है ना यूएस पैकॉम या पैसिफिक कमांड, ये दरअसल में 1947 में स्टार्ट की गई थी। उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमैन। ये पैसिफिक रीजन के ऊपर पूरा अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को देखने के लिए बनाई गई थी। इसके हेडक्वार्टर हवाई में है, ठीक है। 1947 में बनी, 2018 तक ना इसका नाम क्या था, यूएस पैकॉम ही था। 2018 में यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। उस टाइम ना डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा ध्यान था इंडो पैसिफिक के ऊपर, बहुत फोकस था उनका, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया उस टाइम के ऊपर क्वाड के ऊपर, कि भाई हमारा जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है, इनके साथ हम खूब कोऑर्डिनेट करें, इंडो पैसिफिक रीजन को हम यहाँ पे और बेहतर बनाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पता क्या किया था, ये जो यूएस पेकॉम था इसका नाम बदल के रख दिया था यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, या जिसको आप यूएस इंडो पैकॉम के नाम से जान सकते हैं। तो 2018 में नाम चेंज हो गया था। तो लोगों को लगा कि यार बहुत अच्छी बात है कि क्वाड के ऊपर फोकस आ रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर फोकस आ रहा है। बट अब जाकर 2026 में क्या हुआ, ये जो नाम है इंडो पैकॉम, ये वापस से हटा दिया गया है और इसका नाम वापस से कर दिया गया है यूएस पैकॉम। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ऐसा क्यों। देखो जो ऑफिशियल रीजन दिया गया है यूएसए के द्वारा वो ये दिया गया है कि देखो हमारा हिस्टोरिकली नाम रहा है पैकॉम, तो हम चाहते हैं कि यार उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि एक हिस्ट्री एसोसिएटेड है यूएस पेकॉम के साथ। जो भी हमारे लोगों ने, जो भी वहाँ के फोर्सेस ने अपनी 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 सर्विसेज दी हैं, हम नहीं चाहते कि उनके उनके सर्विसेज के साथ उनके साथ कुछ गलत हो, इसीलिए ये नाम वापस से हमने यूएस पेकॉम कर दिया। बट अगर हम एक्चुअल इसका मीनिंग देखेंगे ना, तो हमें ये समझ आ रहा है कि अब यूएसए का ध्यान क्वाड की तरफ उतना नहीं रहा, यूएसए का ध्यान अब इंडो पैसिफिक तरफ उतना नहीं रहा। ये क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है। और काफी सारे लोगों ने यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज भी किया है यूएसए के इस मूव को, कि भाई जो आप इंडो पैसिफिक तरफ ध्यान दे रहे थे 2018 के आसपास इतना ज्यादा, वापस उसको स्टार्ट करो। पर ये ऐसा लगता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यूएस पैकॉम पता क्या था, पूरा का पूरा जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे ना कि इंडिया के इधर से आप स्टार्ट कर लो, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन जहां तक आपका यूएसए यहाँ पे नहीं आ जाता, अब पूरा रीजन को यहाँ पे ये देखता था। पूरे के पूरे इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक के अंदर यहाँ पर ये पूरे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ पे थी। ठीक है ना। आपका इवन आपका नीचे की तरफ अगर हम बात करें अंटार्कटिक की तरफ, ऊपर की अगर हम बात करें यहाँ पे आर्कटिक की तरफ, यहाँ पे यहाँ थोड़ा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये पूरा इसी के कंट्रोल में है यूएस पेकॉम, और ये सबसे बड़ी थिएटर आपकी यही है यूएस की। तो इम्पॉर्टेंट था। अब इंडो पैसिफिक का क्या फ्यूचर है, क्वाड का क्या फ्यूचर है, वो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि अब वो एंगेजमेंट लेवल नहीं रहा क्वाड के बीच में जो शायद पहले हुआ करता था। राइट, आगे आएंगे दोस्तों। अगला टॉपिक हमारे सामने है सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे 2026। सबसे पहले तो मैं आपको ना वर्ल्ड
गोल्ड काउंसिल पर मैं समझा देता हूँ। ये एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जो 1987 में बनाई गई थी, और ये बात करती है दुनिया भर के गोल्ड की, कि भाई किस देश के पास कितना गोल्ड है, कैसे कैसे गोल्ड की डिमांड चेंज हो रही है, गोल्ड के रिजर्व कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। तो इसके हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके में देखने को मिल जाएंगे, पूरा एनालिसिस यहाँ पे देते हैं। और एक ना इनकी रिपोर्ट आती है, वेरी फेमस रिपोर्ट, सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व। अभी फिलहाल यही 2026 की रिपोर्ट इनकी यहाँ पे सामने आई है। एंड इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे पता ये लगा है कि अब जो आपके सेंट्रल बैंक है ना, जैसे भारत का आरबीआई है, अब इन्होंने अपने पास गोल्ड रखना यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब आप लोग जानते होंगे कुछ देश रखते हैं अपने पास यूएस डॉलर्स, जैसे इंडिया के पास भी है, गोल्ड भी रखते हैं, और भी चीजें रखी जाती हैं। पर अब ना सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, डॉलर अपने पास रखना कम पसंद कर रहे हैं और गोल्ड अपने पास रखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सवाल आता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, एक तो ये है कि अगर कल को कुछ मुश्किल परिस्थिति आ गई तो गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है, कि भाई गोल्ड का दाम कोई नीचे नीचे गिरता कुछ खास है नहीं, बल्कि उल्टा बढ़ता ही है। तो मुश्किल परिस्थिति में कहीं से हमें कुछ सामान मंगाना है दूसरे देशों से, तो गोल्ड को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे। हम सिर्फ और सिर्फ डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस यहाँ पे नहीं रखना चाहते, हम अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। फिर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी हमें हेल्प करता है, क्योंकि गोल्ड का दाम काफी तेजी से नॉर्मली बढ़ जाता है, तो महंगाई से लड़ने के लिए बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा कल को कोई दिक्कतें आती हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क आते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। क्योंकि देखो आपने नोटिस किया होगा कि जब जब किसी देश के ऊपर दिक्कत आई है, या यूएसए के किसी देश के साथ नहीं बनी, तो उन्होंने उसके जो डॉलर्स हैं उनको फ्रीज कर दिया, राइट। तो इसलिए देश डरते भी हैं अपने पास बहुत सारे डॉलर्स रखने से। तो एक तरह से ना शिफ्ट हो रहा है यूएस डॉलर से दूर। 74% ऐसे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो चाहते हैं कि अगले 5 साल के अंदर अपने गोल्ड के सॉरी यूएस डॉलर के रिजर्व है उसको कम करें, गोल्ड के शेयर को यहाँ पे हम बढ़ाएं। इवन आरबीआई की अगर हम बात करें, आरबीआई के पास पहले FY24 में लगभग 122 टन गोल्ड था, आगे जाके 25 में 879 हो गया, और अब ये थोड़ा सा और बढ़ गया है, 880 टन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब भारत का गोल्ड कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है? देखो भारत का गोल्ड इंडिया में भी है, और भारत ने अपना जो गोल्ड है वो अलग अलग देशों में भी यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया। पिछले साल 2025 की बात करें तो लगभग 100 टन जो गोल्ड था, हमने अलग अलग देशों से, खासकर यूके से जो है वो भारत मंगाया, अपने यहाँ पे देश पे हमने यहाँ पे इसको स्टोर करना यहाँ पे स्टार्ट किया। बट आज के टाइम जो अलग अलग सेंट्रल बैंक्स हैं वो अलग अलग देशों में अपने गोल्ड को यहाँ पे रख रहे हैं, अलग अलग देशों में अपने रिजर्व को यहाँ पे बना के रख रहे हैं। अब नोटिस करना, जैसे जैसे सेंट्रल बैंक ज्यादा गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, तो उस वजह से भी गोल्ड के दाम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि रुपया कमजोर हुआ है। अब रुपया कमजोर हुआ है उस वजह से भी आपको गोल्ड महंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जब रुपया डेप्रिशिएट होता है तो इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सारे चेंजेस आपको यहाँ पे आज के समय देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे जो कि करवाता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, उसके द्वारा यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज एक्साइज पिच ब्लैक। अब पहली चीज तो ये समझना कि ये एक्सरसाइज किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर 19 और देश पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन रहेगा भारत का भी। इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से टोटल आपको 20 देश आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब 19 नेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें ना 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट होंगे, 4,400 से भी ज्यादा पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में से एक आपको एक्सरसाइज पिच ब्लैक देखने को मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी बाइनियल एक्सरसाइज है, बाइनियल मतलब ये 2 साल बाद यहाँ पे होती है। अब इसका नाम क्या है, पिच ब्लैक। पिच ब्लैक होता है मतलब बिल्कुल डार्क। तो एक्चुअल में ना इस एक्सरसाइज के अंदर रात के समय जो आपके जो एयर फोर्सेज हैं वो यहाँ पे फ्लाई करेंगी, अलग अलग ऑपरेशंस रात के समय अंधेरे के अंदर यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे, ऐसे रीजन जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम हो। तो इतने डार्क के अंदर ऑपरेशंस यहाँ पे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखने को मिलेगी एक दूसरे कंट्री के साथ। तो इसको कंडक्ट करवाएगा कौन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये 20 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच में होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही, और इंडिया भी यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। एंड डेफिनेटली इंडो पैसिफिक और पार्टनर एयरफोर्सेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था विंड एनर्जी के स्टेटस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल
यहाँ पर भारत की लगभग 56 गीगावाट इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी है और भारत चौथी विंड एनर्जी मार्केट है ग्लोबली। दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हुआनसांग की बात करें तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि आपके जो हर्षवर्धन के कोर्ट को यहाँ पे विजिट किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट की बात करें डब्ल्यू टी मारूट की, तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म बना है ना, ये सोलर एनर्जी के लिए नहीं है, ये बल्कि आपका विंड एनर्जी के लिए है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत होगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।